तो बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो में सिनॉप्सिस 13 चैप्टर का, दैट इज एसी सर्किट्स, राइट। तो यहाँ पे देखो इस चैप्टर में बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में बात हुई है। हमने देखा था पिछले चैप्टर में 12 चैप्टर में कि अगर आपके पास एसी जनरेटर है, तो एसी जनरेटर जिसमें कॉइल अगर घूमता है, तो एसी जनरेटर में आपका जो ईएमएफ जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का हमारे पास जो इक्वेशन आया था वो इक्वेशन कैसा आया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो ईएमएफ है, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर ओमेगा टी, तो आपको जो ये ईएमएफ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ग्राफ पे, और इसका पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों होगा, जिसमें नेगेटिव वैल्यू माइनस ई नॉट, पॉजिटिव वैल्यू प्लस ई नॉट। ये ईएमएफ जनरेट कर रहा है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं। अब देखो ये जो वोल्टेज आपका वो एक तो पहले तो वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, उसके अलावा आपका जो वोल्टेज है या ईएमएफ है वो पॉजिटिव वैल्यूज भी लेता है, नेगेटिव वैल्यूज भी लेता है। पॉजिटिव वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसका ई नॉट तक पहुंच पाता है वो, और नेगेटिव में सबसे मैक्सिमम वैल्यू माइनस ई नॉट पे जा रहा है, ठीक है। ईएमएफ का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका बैटरी है, बैटरी अगर मान लो ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, तो एक सेंस में वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है करंट फ्लो करने के लिए। अब अगर मान लो बैटरी ऐसा है तो हमें पता है कि बैटरी इस डायरेक्शन में करंट भेज रहा है। अगर नॉर्मल डीसी बैटरी है, डायरेक्ट करंट वाला बैटरी है, तो वो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ईएमएफ का सप्लाई है, या जो ये इस तरह का एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ आप में देखोगे कि आपका जो ईएमएफ है उसका वैल्यूज तो पहले बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद मैक्सिमम वैल्यू पे गया, फिर कम हो गया, कम होते होते ज़ीरो हो गया, ज़ीरो के बाद इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब है कि वो अब उल्टे डायरेक्शन में ईएमएफ या वोल्टेज सप्लाई करेगा। इन शॉर्ट अगर मान लो उसकी बैटरी ऐसी थी तो वो क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जाएगा, फिर मिनिमम होगा, ज़ीरो होगा, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन बदल दे रहा है, या फिर उसका जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है। साइन चेंज होने का मतलब है, आप ऐसे समझ लो डीसी से कंपेयर करोगे तो, कि अगर बैटरी ऐसी लगी हुई थी तो बैटरी अब उल्टी लग जाएगी। तो करंट अगर मान लो इस डायरेक्शन में जाना होगा तो करंट आपका अब इस डायरेक्शन में जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मान लो इसको आपने बहुत ही सिंपल, हम लोग कंपोनेंट लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया तो बात सिंपल है। और ये जो एसी है बैटरी, अगर हमारा डीसी बैटरी होता था तो हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते थे, पर एसी वोल्टेज को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका एसी सोर्स है ई, ये हमने अप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो करंट आएगा वो करंट भी कुछ इसी तरीके से आएगा। इसके थ्रू जो करंट आपका आता है वो करंट भी कुछ इसी तरीके से जाएगा, समझे। करंट का भी वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम पे जाएगा, मैक्सिमम पे जाने के बाद फिर वापस मिनिमम पे जाएगा, फिर वो अपना साइन चेंज करेगा। साइन चेंज करने का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, क्योंकि आपका इस पॉइंट के बाद बैटरी ही उल्टा हो गया, समझ लो। ईएमएफ जो है पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ज़ीरो हो गया, ज़ीरो के बाद उसने अपना साइन चेंज कर लिया, मतलब करंट अगर वो इस डायरेक्शन में भेज रहा था तो उल्टा करके उस डायरेक्शन में भेजने लगेगा। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को वो बढ़ाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पे फिर जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा, और फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का। तो इस तरीके से आपका ईएमएफ और करंट जो है वो चलता है, अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट हो। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी करंट भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को आप एसी ईएमएफ बोल सकते हो शॉर्ट में। तो एक तो करंट या फिर ईएमएफ, करंट है, इस करंट की वजह से आपका ईएमएफ है, तो ईएमएफ की वजह से आपका करंट आ रहा है, मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई करोगे तो आपको अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। अब ये जो करंट या ईएमएफ है, एक तो इनके वैल्यूज़ भी फिक्स नहीं है, आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली इनका वैल्यूज़ बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बदलते रहते हैं। ईएमएफ अपना बैटरी फ्लिप कर देगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल फ्लिप कर देगा, यहाँ पे किया उसने, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, और इस तरह से चलता जाता है। फ्लिप करने की वजह से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पहले करंट इस डायरेक्शन में जाता है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो उसने डायरेक्शन बदल लिया, फिर आप यहाँ पे देखो तो फिर उसने डायरेक्शन बदल लिया। तो अगर आप करंट को एनालाइज करो तो करंट इस रेजिस्टर के थ्रू ही हम देखेंगे। अगर आपने एसी सोर्स लगा रखा है तो करंट इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे जाएगा,
मैक्सिमम के बाद के बाद उसी डायरेक्शन में करंट का वैल्यू कम होता जाएगा, कम होने के बाद वो अपना डायरेक्शन बदल लेगा, डायरेक्शन बदलने के बाद फिर अब उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम के बाद फिर कम होगा, जीरो होगा, जीरो होने के बाद फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, समझे, और ये चलता जाएगा। करंट देखो जैसे मान लो बढ़ता है, कम होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है और जीरो हो जाता है, उसके बाद फिर इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करेगा, बढ़ के कम हुआ, डायरेक्शन चेंज किया, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ के फिर कम होके जीरो हो गया। यहां तक हम बोलते हैं कि उसने एक साइकिल कंप्लीट किया। करंट का डायरेक्शन जब करंट का जब वैल्यू एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, कम होगा, जीरो होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा करंट, फिर धीरे धीरे कम होगा और फिर जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा पार्ट वो कवर करता है तो हम बोलते हैं एक साइकिल कवर किया। और इंडिया में इस तरीके से इंडिया के अंदर जो एसी करंट सप्लाई होता है वो ऐसे 50 साइकिल्स कवर करता है एक सेकेंड में। मतलब आपका जो एसी करंट है वो 50 बार डायरेक्शन बदलता है, वैल्यू चेंज करता है इस तरीके से एक सेकेंड में, समझे। और हम इसको बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलते हैं एसी सोर्स का हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब आपका जो ईएमएफ है या फिर करंट है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब वो एक सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से जो करंट आता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू क्या दिया जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें कुछ एंगल एक्स्ट्रा यहाँ पे जो इनिशियल फेज यहाँ पे बोला जाता है इसको, ये फेज यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका करंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हो सकता है करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा हो या जीरो से स्टार्ट हो रहा हो। स्टार्टिंग में, शुरुआत में वो स्टार्ट किस वैल्यू से होता है उस पर इस फाई का वैल्यू डिपेंड करता है। तो फाई का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पे इस बात का जिक्र करूंगा कि वो अलग अलग केसेस क्या है, हम आगे देखेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इसी तरह से आपको इक्वेशन दिखेगा, साइन में दिखेगा। साइन के एंगल में कुछ ऐड हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो वैल्यू है वो किससे स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो ग्राफ आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जब जीरो से स्टार्ट होता है ग्राफ या करंट या ईएमएफ का वैल्यू, तो आपका जो फाई का वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि करंट का इस तरह से वैल्यू है और वो साइन के हिसाब से चेंज होता है, वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है, समझे। यहाँ पे हम दो चीज़ें और डिफाइन करते हैं, एक तो एवरेज वैल्यू। लेकिन एवरेज वैल्यू याद रखना, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। एवरेज को हम लोग मीन बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट ओवर हाफ या ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो, ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो। देखो एक पूरे साइकिल का एवरेज वैल्यू लोगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि एक पूरे साइकिल में जितने पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतने ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। एवरेज लेने के लिए आप क्या करते हो, सारे वैल्यूज को ऐड करके उतने ही नंबर से डिवाइड करते हो, तो एवरेज वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा पूरे हाफ साइकिल, पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए, करंट का भी और ईएमएफ का भी। लेकिन अगर आप आधे साइकिल के लिए एवरेज लेते हो, एवरेज वैल्यू, तब जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव होंगे या तो सारे नेगेटिव होंगे। हम पॉजिटिव वैल्यूज ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम अगला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यूज ओवर हाफ साइकिल। अगर आधे साइकिल के लिए आप एवरेज वैल्यू लेते हो तो आप सिर्फ वैल्यूज याद रखो, चल जाएगा। तो ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 2E0/π, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है। देखो E0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ का, और I0 जो है वो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू को 2/π से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी इक्वल 0.637 E0। उसी तरह से अगर मैं I का एवरेज वैल्यू निकालूँ करंट का, तो वो क्या हो जाएगा, करंट का एवरेज वैल्यू अगेन 2/π I0 और 0.637 I0 हो जाएगा। एक और वैल्यू हम डिफाइन करते हैं आरएमएस वैल्यू, जिसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये सब डेफिनेशंस है अलग अलग, मतलब एक हिसाब से ये रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू आप निकाल रहे हो ये भी एक हिसाब से एवरेज वैल्यू है, आप मान के चलो। इसको डिफाइन अलग तरीके से किया जाता है।
तो डेफिनेशन इन सब चीज़ों पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर, आपको सीधा इसका वैल्यू याद रखना है। रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस वैल्यूज़। तो अगर मैं यहाँ पे करंट के आरएमएस वैल्यूज़ की बात करूँ या ईएमएफ के आरएमएस वैल्यू की बात करूँ, तो जो पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, उसको √2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली आपका जो आई आरएमएस होगा उसमें भी आपका जो पीक वैल्यू होगा उसको √2 से डिवाइड कर दो, तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। आरएमएस वैल्यू जो है ना वो एक हिसाब से आपको वो करंट या वो ईएमएफ का वैल्यू ये यहाँ पे आपको बताता है, जिसको अगर आप डीसी सोर्स से कंपेयर करोगे तो डीसी सोर्स में भी ये वाला करंट आपको इस तरह का ही वैल्यू देगा। इन शॉर्ट, अगर मैं सपोज करूँ हमारे पास एसी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एसी करंट में मैं एक वैल्यू तो बोल नहीं सकता, इसमें तो हज़ारों वैल्यूज़ है, अलग अलग वैल्यूज़ है करंट का। तो मैं कौन सा करंट का वैल्यू सामने वाले को बोलूँ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये एसी करंट जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसी तरीके से आप एक काम करो, एक ऐसा बैटरी यूज करके डायरेक्ट करंट बताओ। तो डायरेक्ट करंट का हम वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे। ये करंट जो भी वैल्यू शो कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर वैसा ही प्रॉपर्टी यहाँ पे डीसी करंट शो करता है, तो डीसी करंट का जो भी वैल्यू होगा वही यहाँ पे आरएमएस वैल्यू हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर कंफ्यूजन है तो आप ये समझ लो कि आरएमएस वैल्यू जो है वो ऐसा एक वैल्यू है जो आपके पूरे एसी करंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एसी करंट है और उसका वो 50 एम्पियर का है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 50 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब एक ही करंट आप बोल रहे हो, जबकि एसी करंट तो कंटिन्यूसली उसका वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम मिनिमम चलते रहता है। अगर मैं तो एक ही वैल्यू बोल रहा हूँ कि मेरा एसी करंट का वैल्यू 50 एम्पियर है, तो आप समझ जाना कि मैं आरएमएस वैल्यू बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अगर मैं एसी करंट के लिए एक ही वैल्यू बोल रहा हूँ, जबकि एक होता नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक ही वैल्यू बोल रहा हूँ मतलब आरएमएस वैल्यू बोल रहा हूँ। अगर मैं एक ही वैल्यू बोल रहा हूँ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, इसका मतलब मैं आरएमएस वैल्यू ही बोल रहा हूँ। तो एसी करंट को और एसी ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने वाला एक वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला जो होता है वो आपका आरएमएस वैल्यू होता है। समझे? कैलकुलेट कैसे करोगे? इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जो उनका मैक्सिमम या पीक वैल्यू उसको √2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसमें देखो 3 सर्किट की बात होती है जनरली। जैसे मान लो आपने एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अक्रॉस आपने ये एसी सोर्स का ईएमएफ लगा दिया, तो मान लो ईएमएफ वैल्यू जो है वो हम फिक्स कर देते हैं, E = E0 sin ωt है। तो रेजिस्टर के केस में जब करंट चेक किया जाता है तो जो करंट का वैल्यू आता है वो I = I0 sin ωt आता है। तो आप देखोगे यहाँ पे सेम फेज है, तो यहाँ पे करंट और ईएमएफ के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस वो 0 है। फेज डिफरेंस, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है ना, फेज मतलब एंगल, तो फेज डिफरेंस ई और आई के बीच में आपका 0 है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ आपका जो, तो करंट और ईएमएफ, एक सेकेंड, करंट एंड ईएमएफ इज 0, ठीक है। और इसमें जो आपका रेजिस्टेंस है उसको लिखा जा सकता है E0/I0। जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यू का देखो R = क्या होता है, V/I होता है ना, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो वोल्टेज आप एक या तो मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो या फिर आप आरएमएस वैल्यू ले सकते हो, दोनों ही चल जाएगा, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। एक उसके अलावा हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, ये तो रेजिस्टर हो गया, हम लगा सकते हैं यहाँ पे अगर मान लो इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस अगर सपोज करो तुमने ये एसी सोर्स का ईएमएफ लगाया, E = E0 sin ωt, तो इस केस में जो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो हमने देखा कि इस केस में जो करंट का इक्वेशन आता है वो I = I0 sin ωt -π/2 आता है। I = I0 sin ωt -π/2 आता है। इस केस में अगर आप फेज डिफरेंस देखोगे E और I के बीच में, करंट और ईएमएफ के बीच में, तो साफ साफ फेज डिफरेंस π/2 यानी कि 90 डिग्री का दिखता है। और इस केस में लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, आगे कौन है फेज में, तो देखो ये पीछे है क्योंकि -π/2 है, तो करंट पीछे है और ईएमएफ आगे है। ईएमएफ कितने से आगे है, करंट से π/2 एंगल से आगे है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईएमएफ लीड्स
करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का एंगल बनाऊं, जैसे मान लो मैंने एंगल बना दिया करंट का 0, करंट का एंगल अगर मान लो मैंने 0 बना दिया, तो ईएमएफ का जो एंगल होगा इंडक्टर के केस में वो 90 डिग्री ज़्यादा होगा, करंट से 90 डिग्री एंगल ज़्यादा होगा ईएमएफ का। किस केस में? इंडक्टर के केस में, क्योंकि करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे है, -π/2 है ना ईएमएफ के कंपैरिजन में। तो फेज के मामले में, फेज का मतलब एंगल, एंगल के मामले में आपका ईएमएफ लीड करेगा इस केस में, और करंट लैग्स बिहाइंड। ये भी लिख सकते हो आप, करंट लैग्स बिहाइंड बाय π/2, ये भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज, ये को यहाँ पे रेजिस्टर का मतलब क्या होता है? जो भी करंट है उसको अपोज करना, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, वो आपका रेजिस्टेंस है। इवन इंडक्टर भी करंट को अपोज करता है, पर ये जो अपोज करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस ना बोल के यहाँ पे हम लोग उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। मतलब इसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, पर इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते। मतलब ये जो इंडक्टर करंट को अपोज करता है, जैसे रेजिस्टर करता है वैसे इंडक्टर भी करता है, पर इंडक्टर के केस में हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ना कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आप समझ लो सेम एज रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेम एज रेजिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हो। और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका वैल्यू हम XL लिखते हैं, जिसका वैल्यू ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू आप सब जानते हो 2πf होता है। और ये जो XL है इसका भी यूनिट ओम ही होता है, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, क्योंकि एक हिसाब से आप समझ लो ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस ही है, बस हमने नाम क्या दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो बताओ, E0/I0 लिख सकते हो, या फिर ERMS/IRMS। फॉर्मूला सेम है, वोल्टेज अपॉन करंट, क्योंकि एक्चुअली में ये भी आपका एक रेजिस्टेंस जैसा ही है। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू 2πf डालोगे तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2πf इंटू एल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो एक्सएल है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर आप एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, अगर आपने डीसी सोर्स यूज़ किया है, डीसी सोर्स, तो याद रखना डीसी सोर्स मतलब डीसी बैटरी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इस केस में 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये बात हो गई आपके इंडक्टर की। उसी तरह से हम कैपेसिटर के अक्रॉस भी इसको लगा सकते हैं। तो मान लो हमारे पास कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर के अक्रॉस भी आप इसी तरीके से ये एसी सोर्स लगा सकते हो। तो E = E0 sin ωt अगर आप डालते हो तो कैपेसिटर के केस में आप देखोगे कि अगर करंट आप देखते हो तो करंट का वैल्यू I = I0 और sin ωt प्लस π/2 आ जाता है। तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। अगेन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है पहले वो बताओ। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो π/2 आया फिर से, पर इस बार लीड कौन कर रहा है, करंट लीड्स एंड EMF लैग्स बिहाइंड। EMF पीछे है, करंट आगे है, बाय π/2 रेडियन। ठीक है, ये आ गया। इसमें भी ऑपोजिशन की बात अगर हम लोग करें, या फिर अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे एंगल की बात करूँ, तो अगर फिर से मैंने करंट का एंगल 0 बनाया है ऐसे, तो आपका इस बार देखो करंट का एंगल तुमने 0 मान लिया है, तो जो भी करंट का एंगल मानोगे करंट ही लीड कर रहा है, EMF तो उससे π/2 पीछे है। तो EMF बनाओगे तो EMF आपको π/2 पीछे बनाना पड़ेगा। इस केस में ये पीछे 90 डिग्री नीचे बनाया मैंने उल्टे साइड में, क्योंकि आपका EMF 90 डिग्री पीछे है किससे, तो -90 डिग्री हो जाएगा। इसका एंगल -90 डिग्री यानी कि -π/2 हो जाएगा अगर करंट में 0 मान लूँगा तो ये फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको, अगर आप एंगल्स बनाते हो तो। और ये आप फेजर डायग्राम देख सकते हो, इसमें EMF पीछे है, करंट के 90 डिग्री पीछे है। यहाँ पे अगर आप दोनों का फेस कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जैसा ऑपोजिशन होता है कैपेसिटर में, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC लिखते हैं। XC का जो वैल्यू होता है वो 1/ωc होता है,
दैट इज इक्वल टू 1/2πfc, चलो बाद में लिख लेंगे। और इस xc को भी आप क्या लिख सकते हो, या तो E0/I0 लिख सकते हो या फिर ERMS/IRMS लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू अगर 2πfc आप डाल दो 2πf, तो ये 2πfc हो जाएगा और आपका xc जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करोगे xc और f का, तो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है तो ये नीचे जाता हुआ नजर आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ का शेप है, समझे। और अगेन फिर से अगर मैं डीसी सोर्स की बात करूँ यहाँ पे, कि अगर आपने कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी सोर्स लगा दिया, ठीक है, तो होता क्या है कि डीसी सोर्स में कि झट से कैपेसिटर को चार्ज करके इसका करंट जीरो हो जाता है। मतलब करंट जो है आप जैसे लगाओगे फट से चार्ज होकर करंट सीधा जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डीसी सोर्स अगर लगा दिया तुमने तो किससे करंट पास नहीं होगा कैपेसिटर से। करंट पास न होने का मतलब है कि आपका जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट ऑपोजिशन या फिर उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइटली रेजिस्ट कर रहा है वो। ये कैसे पता चलेगा? डीसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जीरो है तो आप देख सकते हो कि आपका जो XC है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिल रहा है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, समझे। तो ये हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसके इसमें डीसी सोर्स हमने ढंग से लगाया नहीं क्या, ये रहा डीसी सोर्स ऐसे। अब देखो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को हमने अलग अलग लगाया था। अब हम एक काम करते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगा देते हैं, जिसको सीरीज LCR सर्किट बोलते हैं, सीरीज LCR सर्किट। मतलब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इंडक्टर LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर L, C और R तीनों को हम एक साथ लगा देते हैं। फिर से अगर मान लो हमारा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हमने EMF दे के रखा हुआ है। अब ये जो भी E हमने यहाँ पे EMF प्रोवाइड किया है ये तीनों में बटेगा और इसके अक्रॉस मान लो EMF आपका EL है, इसके अक्रॉस EC है और इसके अक्रॉस ER है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका जो EMF है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, तीनों ऐड होकर टोटल EMF E नहीं दे देगा। रीज़न ये है कि तीनों का फेज ही अलग अलग है। मान लो इसके थ्रू करंट जा रहा है, तो हमने देखा था कि इंडक्टर में करंट जो होता है, सॉरी EMF जो होता है वो करंट से π/2 एंगल आगे होता है और कैपेसिटर में वही EMF आपका π/2 एंगल पीछे हो जाता है। और रेजिस्टर में दोनों जो है दोनों का एंगल सेम होता है। तो ऐसे अलग अलग फेजेस में है क्योंकि तीनों का तीनों EMF, तो आप डायरेक्टली तीनों को ऐड करके E नहीं लिख सकते हो। तो ऐड कैसे करोगे? ऐड करोगे आप वेक्टर के हिसाब से। तो आप सबसे पहले मान के चलो कि भाई करंट का जो एंगल है वो जीरो मान लो, ये आपका करंट का एंगल मान लो, ये करंट का एंगल जीरो है। अब इस करंट के एंगल से सबको कंपेयर करेंगे। करंट और रेजिस्टर के अक्रॉस जो EMF होता है उनका एंगल सेम होता है, तो आपका ER भी यहीं पे आ जाएगा। ये हमने करंट माना था, ER भी यहीं पे आ जाएगा। इंडक्टर के केस में EMF π/2 एंगल से लीड करता है, तो करंट से π/2 एंगल लीड करेगा, ये आपका EL हो जाएगा। और आपका EC जो है कैपेसिटर का जो आपका EMF वो π/2 एंगल पीछे होता है। तो अभी इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको E मिलेगा। तीनों को वेक्टर के हिसाब से ऐड करो, तो तीनों को वेक्टर के हिसाब से ऐड करोगे तो EL ऊपर है, EC नीचे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है तो EL माइनस EC और रिजल्टेंट आपका EL माइनस EC यहाँ आ जाएगा। अब EL माइनस EC और ER जो है इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके अगर आप ऐड करो तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको यहाँ मिलेगा और ये आपका टोटल E हो जाएगा। मतलब तीनों को ऐड करने पर, पहले हमने EL माइनस EC को ऐड किया, EL और EC को ऐड किया तो EL माइनस EC ऊपर आया, इसको हमने ER में ऐड किया तो आपको ये टोटल E मिला। तो आप देखोगे कि टोटल E जो आपका है वो करंट और टोटल EMF के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, जो फेज डिफरेंस की हम हमेशा बात करते रहते हैं। तो आपका जो फेज डिफरेंस है बिटवीन E एंड I, अब यहाँ पे टोटल E और टोटल I की बात हो रही है, वो कितना है यहाँ पे? सीधा फाई है। अब ये फाई एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम देखो कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो अब देखो ये भी EL माइनस EC हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको डायरेक्टली ये तीनों ऐड करके E नहीं लिखना है, E इज इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER ऐसे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, E स्क्वायर इज इक्वल टू EL माइनस EC का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर।
तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, इस तरीके से ई एम एफ ऐड होगा। और आपको टोटल ई एम एफ ई चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर। ठीक है, इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने करंट ढूंढ लिया, तो करंट आई है, मान लो सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो ई एल है, ई एल क्या होगा बताओ, ई इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ई एल इज इक्वल टू आई इंटू, अब आर मतलब इसका ऑपोजिशन, और इसका ऑपोजिशन हमने देखा था एक्स एल होता है, उसी तरह से ई सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी हो जाएगा, और ई आर इज इक्वल टू आई इंटू ई आर हो जाएगा। जब आप इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको एक और चीज़ मिलेगा, मतलब अगर मान लो इसका ऑपोजिशन आर है, इसका ऑपोजिशन एक्स सी है और इसका ऑपोजिशन एक्स एल है, तो तीनों का ऑपोजिशन अगर आप ऐड करते हो तो ऑपोजिशन भी डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, बल्कि ऑपोजिशन भी जो टोटल ऑपोजिशन है, टोटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, एसी करंट, तो उस टोटल ऑपोजिशन को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस, और इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्पीडेंस का वैल्यू अगर आप निकालोगे, इट इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से आपका टोटल इम्पीडेंस दिया जाता है। टोटल इम्पीडेंस भी डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, XL प्लस XC प्लस आर ऐसे ऐड नहीं होगा, बल्कि इस तरीके से टोटल इम्पीडेंस निकाला जाता है। समझे? और आप यहाँ पे लिख सकते हो Z इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, टोटल इम्पीडेंस है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन आई हो जाएगा। इसको आप E नॉट अपॉन आई नॉट भी लिख सकते हो, या E आर एम एस अपॉन आई आर एम एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल पूरे सर्किट का इम्पीडेंस है, यानी कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, आप ऐसा मान के चल सकते हो। अच्छा, फाई का फॉर्मूला है, फाई का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो दो फॉर्मूला यहाँ पे आपका, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन आर, या फिर tan इनवर्स ऑफ EL माइनस EC अपॉन आर, EL माइनस EC अपॉन ER। EMF के टर्म्स में ये है, और आपका रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंसेस के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे इस केस में फिलहाल तो EMF लीड कर रहा है, EMF लीड करेगा अगर EL EC से बड़ा होगा। अगर मान लो EC बड़ा हो जाता और EL छोटा हो जाता, तब ये वाला E जो है नीचे आ जाता, तब EMF लैग करता। तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख के जा रहा हूं मैं, कि अगर इफ EL इज ग्रेटर देन EC या XL इज ग्रेटर देन XC, आपको ये आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अपने आप फाई आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं EMF लीड्स बाय फाई। ठीक है, अगर आपका EC बड़ा है EL से, XC बड़ा है XL से, तो EMF लैग्स बिहाइंड, तो EMF आपका पीछे चला जाएगा बाय फाई। तब EMF पीछे आएगा फाई एंगल से, करंट से पीछे आ जाएगा, नहीं तो करंट को लीड करेगा अगर EL बड़ा है EC से। तो समझ गए ये चीज? तो ये पूरा आपका LCR सर्किट था। ठीक है, LCR सर्किट में आपको क्या करना है, ये पूरा सर्किट आप याद रखो, ये डायग्राम आपको याद रखना है। डायग्राम में आप देखोगे अगर EL बड़ा है AC से तो आपका E ऊपर होगा, अगर EC बड़ा हो जाता तो E नीचे आ जाता, तब वो लैग करता। ठीक है, इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला होगा, Z इज इक्वल टू, उसको आप E नॉट अपॉन आई नॉट या ERMS अपॉन IRMS लिख सकते हो। और जो आपका टोटल E निकालना है, तो टोटल E का आपका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला है, टोटल जो आपको निकालना है EMF E सबका मिला के तो ये फॉर्मूला है, और जो फेज डिफरेंस है EMF और करंट के बीच में, टोटल करंट और EMF के बीच में फेज डिफरेंस फाई, उसका ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने आपको बताया, बड़ा छोटा कौन होगा तो उसके हिसाब से EMF लीड करेगा कि लैग करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पावर कंजम्पशन, पावर इन AC सर्किट्स, पावर इन AC सर्किट्स। तो हम एक्चुअली निकालते हैं यहाँ पे एवरेज पावर, एवरेज पावर निकालते हैं हम लोग, एवरेज पावर इन वन साइकिल,
एक साइकिल में कौन कितना एवरेज पावर खर्च करता है या डिसिपेट करता है। देखो पावर डिसिपेट हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो रेजिस्टर अगर आपने लगा रखा है और इसके अक्रॉस एसी सोर्स आपने लगा रखा है, तो इसके अक्रॉस जो एवरेज पावर डिसिपेट होता है एक साइकिल में वो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो जाता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और हम इसको अपैरेंट पावर बोलते हैं। रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी पावर खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है। पावर का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, ये यूज़ कर रहा है ताकि इसके थ्रू करंट फ्लो हो। यूज़ कर रहा है मतलब एनर्जी इसकी बाहर निकल जा रही है हीट के फॉर्म में। तो रेजिस्टेंस है तो वो तो हीट डिसिपेट करता ही है, और वो एक सेकेंड में जो भी हीट डिसिपेट करेगा आपका एक पूरे साइकिल में, तो वो आपका एवरेज पावर कहलाएगा इन वन साइकिल, और वो होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इतना एवरेज पावर लॉस होता है इस केस में, और इसको हम लोग अपैरेंट पावर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो हम लोग इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो दोनों केस में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। तो आप अगर एवरेज पावर कैलकुलेट करोगे एक साइकिल का, कितने भी टाइम का कर लो, तो पावर लॉस इसमें होता ही नहीं है। इंडक्टर और कैपेसिटर पावर लॉस नहीं करवाता है, तो ज़ीरो होगा। अगर मैं LCR सीरीज़ की बात करूँ, सीरीज़ LCR सर्किट की, LCR सर्किट की, तो इस केस में क्या होता है ना कि आपका जो एवरेज पावर लॉस होता है इसमें L होगा, C होगा और R होगा, LCR, और इसके अक्रॉस आपने AC सोर्स लगा रखा है। तो इसमें जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा टर्म या एक्स्ट्रा पार्ट कॉस फाई मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो कॉस फाई आपको दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम लोग ट्रू पावर बोलते हैं, ट्रू पावर, ERMS IRMS कॉस फाई। कॉस फाई को पावर फैक्टर बोला जाता है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कॉस फाई, विच इज इक्वल टू, ये पावर फैक्टर जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन अपैरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन अपैरेंट पावर, ठीक है। तो आप देखो, आप जानते हो ट्रू पावर क्या है, ERMS IRMS कॉस फाई, अपैरेंट पावर क्या है, ERMS IRMS। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो सिर्फ कॉस फाई बच जाएगा, वही है आपका पावर फैक्टर, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे यहाँ पे, तो इसमें एक और ट्राइंगल में बताना भूल गया, इसी पर बेस्ड एक और ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो ट्राइंगल आप बना सकते हो। यहाँ पे इसमें बना देता हूँ मैं, एक ट्राइंगल यहाँ बना लो, उसके साइड साइड में एक ट्राइंगल यहाँ बना लो। अब देखो इसमें क्या है, EL माइनस EC है, यहाँ पे E है और यहाँ पे ER है, और ये आपका फाई है। E के जगह पे आप Z डाल दो, EL माइनस EC की जगह पे आप XL माइनस XC डाल दो, और ER की जगह पे आप R डाल दो, और ये फाई लिख दो। और ये जो ट्राइंगल आपका तैयार होता है उसको इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये इम्पीडेंस ट्राइंगल मैं वापस यहाँ पे बना रहा हूँ, उसको आप याद रख सकते हो। ना इस इम्पीडेंस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, ये आपका फाई होता है, ये Z होता है, ये XL माइनस XC होता है, XL माइनस XC, और ये R होता है। यहाँ से आप इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देखो यही है ना। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से आपको Z का फॉर्मूला मिल जाएगा। इवन इसमें अगर tan फाई यूज करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। इसी में आप cos फाई यूज कर सकते हो। तो मुझे बताओ cos फाई का वैल्यू क्या आएगा, आपका जो पावर फैक्टर है cos फाई मतलब एडजेसेंट R अपॉन हाइपोटेनस Z, तो आपका cos फाई R बाय Z आता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, इसमें अगर मान लो पावर लॉस नहीं होता इन दोनों केस में, तो इन दोनों के केस में जो भी करंट फ्लो होता है, करंट, उसको हम लोग वैटलेस करंट बोलते हैं, वैटलेस करंट, या फिर उसको हम आइडल करंट बोलते हैं, आइडल करंट, क्योंकि ये कोई भी पावर लॉस नहीं होता है यहाँ पे, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस। बिना पावर लॉस के जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ आपका इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में ही हो सकता है, रेजिस्टर में नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आपका क्या होता है, इसको हम लोग वेटलेस करंट बोलते हैं, जो करंट बिना एनर्जी डिसिपेट किए फ्लो हो रहा है, जो कि इंडक्टर या कैपेसिटर में ही हो सकता है,
ठीक है, इसमें लिख दो इंडक्टर L, कैपेसिटर C। तो उस करंट को हम लोग या तो वेटलेस करंट बोलते हैं या फिर आइडियल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पावर इन एसी सर्किट की बात हो गई सारी की सारी। अब इसमें दो चीज़ें और रह गई बच्चों, रेजोनेंस, लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर होगी। यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग थियरी की बात करें, थियरी का सिनॉप्सिस ले रहे हैं, तो वो तो लिमिटेड है। क्वेश्चंस में और नई नई चीज़ें हो सकता है आपको वहाँ पे समझ में आए या पता चल पाए, वो बिना क्वेश्चन के यहाँ पे मैं क्लियर नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि उस लेवल तक चीज़ें आपको, मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो शायद और एकदम अलग लेवल पर समझ में आए, वो बिना क्वेश्चन के नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही। तो ये तो बोर्ड्स की जो भी थियरी है, थियरी आपका बोर्ड का पूरा कंप्लीट थियरी है, वो मैं आपको बता रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें ना थियोरेटिकल पार्ट होती है, समझने वाली होती है, तो शायद इतने ज़्यादा आपको बहुत सारा डेरिवेशंस, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेगी। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से पकड़ लो इसको। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बस सारे क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ बस देख लो आराम से अच्छे से। एक बार थियरी क्लियर हुआ, मैंने पहले बताया था फिजिक्स 2 चीज़ें लिमिटेड है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझ में आ गया तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। चलो देखो, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, दो टाइप का रेजोनेंस होता है यहाँ पे। एक तो आपका सीरीज रेजोनेंस होता है, सीरीज रेजोनेंस। अब सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है आपका, हम LCR सर्किट यूज़ करते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा दो, LCR, और यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का EMF दे दो, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब देखो इस केस में होता क्या है कि हम अगर सपोज करो सीरीज रेजोनेंस में अगर हम लोग ने ऐसा कर दिया XL इज इक्वल टू XC कर दिया, मतलब हमने इसका फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा सेट किया कि XL XC के इक्वल हो गया, तो आपका जो इम्पिडेंस है वो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा बताओ, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। XL XC के इक्वल हो गया तो ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस R स्क्वायर का रूट लोगे तो R हो जाएगा। इसका मतलब XL और XC ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और आपका सर्किट जो बन जाता है वो प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है। सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, मतलब ऐसा इसमें लग रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस है, क्योंकि पूरा का पूरा जो टोटल ऑपोजिशन था वो सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल है। XL और XC ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खत्म कर दिया। ऐसे केस में आपका जो इम्पिडेंस है बहुत कम हो जाता है, तो इम्पिडेंस बिकम्स मिनिमम, इम्पिडेंस बिकम्स मिनिमम। इम्पिडेंस यानी कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट अगर मिनिमम बन जाएगा तो आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो इस केस में करंट बिकम्स मैक्सिमम, और यही केस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो अगर आपका सीरीज रेजोनेंस होता है तो याद रखना कंडीशन क्या है उसमें, XL XC के इक्वल हो जाएगा, इससे आपका इम्पिडेंस जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। पूरी तरह से ये रेजिस्टेंस वाला सर्किट बन गया ऐसा मान के चल सकते हो, और इम्पिडेंस आपका मिनिमम हो जाएगा। इम्पिडेंस मिनिमम होगा तो आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है। वो जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो, इसी को आगे लेके जाओगे, XL इज इक्वल टू XC को आगे लेके जाओगे तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, अच्छा इसी फ्रीक्वेंसी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर निकालोगे तो क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πfr हो जाता है, 2π कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको ओमेगा आर का वैल्यू 1/√LC मिल जाएगा। ये हो गया आपका रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसका ग्राफ देखोगे फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर आप इसका ग्राफ देखते हो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो आपका अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में तो आपका रेजोनेंस होगा। अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा दिया तो रेजोनेंस हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचाने का मतलब होता है XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, इम्पिडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेजोनेंस के केस में आपका करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो मान लो आपका ये करंट I मैक्सिमम यहाँ पे है, तो मैक्सिमम करंट कब पहुँचेगा, जब आपका रेजोनेंस हुआ रहेगा। रेजोनेंस हुआ रहेगा इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा।
अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे तो करंट कम हो जाएगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे तो भी करंट कम हो जाएगा। करंट का मैक्सिमम वैल्यू इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही होगा। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? इस फॉर्मूले से। और आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से इंडक्टेंस का इंडक्टर लिया है और कितने कैपेसिटेंस का आपने कैपेसिटर लेके रखा हुआ है। समझे? अच्छा ठीक है, इसमें एक और चीज़ होता है बच्चों कि हम इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि ये किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा करंट दे देता है, मैक्सिमम करंट दे देता है। और ये ग्राफ बहुत ही पतला होता है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे ना तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, हम बनाते कुछ इस तरीके से ग्राफ है। इससे क्या होता है ना, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आपको बहुत ज़्यादा करंट मिल जाता है तो हम बोलते हैं उस फ्रीक्वेंसी को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब बाकी सारी फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू आप देखोगे तो लगभग ना के बराबर है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट को पास होने दे रहा है, बाकी को पकड़ ले रहा है, रोक दे रहा है, बाकी को पास नहीं होने दे रहा है। क्योंकि ये एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है तो हम इसे एक्सेप्टर सर्किट बोल देते हैं। इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हम यहाँ पे क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे मेजर करते हैं। ये मेजर क्यों करते हैं? ये पता करने के लिए कि आपका रेजोनेंस कितना शार्प है, फॉर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्प होने का मतलब कितना पतला है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, इसका मतलब शार्प नहीं है। शार्प मतलब देखो कितना पतला है, छुरी की तरह कितना पतला है। तो हमें ये ज़्यादा काम आता है। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा रेजोनेंस का कर्व जो है काफ़ी शार्प हो, ताकि वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम दे, बाकी पे जीरो दे दे। तो ये हम शार्प रखने की कोशिश करते हैं। आपका जो शार्पनेस है अगर ज़्यादा है तो आपका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा आ जाता है। क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? देखो, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा एक ग्राफ बना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट आई मैक्स। यहाँ पे अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो पावर भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। लेट्स से कि आपको पी मैक्स पावर मिला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पावर को आधा कर देते हैं। अच्छा, पावर को आधा कर दोगे तो यहाँ मैक्सिमम पावर है, यहाँ कहीं पावर का आधा हो जाएगा, लेट्स से। यहाँ पे आपका पी मैक्स बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, पावर को आधा करोगे तो करंट जो है वो आई मैक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 हो जाएगा। आई मैक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 हो जाएगा। क्यों बताओ? देखो, पावर जो होता है वो पावर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो अगर पावर को आधा करोगे तो हम यहाँ पे बाय 2 कर देंगे। तो अगर आप सपोज करो यहाँ पे 2 को इसके स्क्वायर के अंदर डालोगे तो क्या डालोगे? रूट 2 का स्क्वायर कर दोगे तो आई डिवाइडेड बाई रूट 2। तो आपका जो करंट है वो रूट 2 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप ऐसे देखो कि करंट को अगर आप रूट 2 से डिवाइड करोगे तो आपका पावर आधा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी मैक्सिमम करंट है उसको रूट 2 से डिवाइड कर दो, वो जहां पहुंचा वहीं पे लाइन ड्रॉ कर दो आप। एक चीज तो ऐसा बोल सकते हो, एक ऐसा बोल सकते हो कि पावर जहां पे मैक्सिमम है वहां पे पावर को आधा कर दो, जहां पे भी आप पहुंचोगे वहीं लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ये वाला। और देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पॉइंट आपको नजर आएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। देखो, मैक्सिमम पावर के टाइम पे जो मैक्सिमम पावर है आपका, मैक्सिमम पावर के टाइम पे ये मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट कब आएगा? जब हमारा रेजोनेंस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बजाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लॉट करूँ तो यहाँ पे रेजोनेंट एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर आ जाएगा, है ना। अब इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन अगर सपोज करो उस करंट को रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला करंट तो हमको 2 बार मिलेगा। एक जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 होगा और दूसरा जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 होगा, ठीक है। ओमेगा 1 और ओमेगा आर के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है इसको डेल्टा ओमेगा लिख देते हैं, और इस ओमेगा आर और ओमेगा 2 के बीच में भी आपका गैप डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में अगर तुम ये गैप देखो तो इस गैप को हम 2 डेल्टा ओमेगा बोल सकते हैं, 2 डेल्टा ओमेगा। और ये जो गैप है इसी गैप को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। समझे? क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन होता है? क्वालिटी फैक्टर डिफाइन होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ, अपॉन बैंडविड्थ।
अच्छा, इसका फॉर्मूला XL अपॉन R विच इज इक्वल टू XC अपॉन R भी होता है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लिख लो, क्या पता काम आ जाए। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो क्वालिटी फैक्टर साफ साफ बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो फैल जाएगा, और क्वालिटी फैक्टर आपका कम हो जाएगा, शार्पनेस कम हो जाएगा। क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका बैंडविड्थ कम हो डिनोमिनेटर में तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, बैंडविड्थ कम हो तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा आपका। क्वालिटी फैक्टर बढ़ने का मतलब है शार्प हो जाएगा, अंदर पतला हो जाएगा। तो देखो ये कितना शार्प है, तो बैंडविड्थ देखो काफ़ी कम है। बैंडविड्थ कम है इसका मतलब कि आपका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा इसका मतलब आपका शार्पनेस ज़्यादा, शार्पनेस ज़्यादा, बैंडविड्थ आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम सीरीज रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका एक और टाइप का रेजोनेंस होता है जिसको हम लोग पैरेलल रेजोनेंस बोलते हैं। और अगर मैं पैरेलल रेजोनेंस की बात करूं तो पैरेलल रेजोनेंस में हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल लगा देते हैं, ऐसे और ऐसे, और इसके अक्रॉस हम लोग करंट भेज देते हैं एसी सोर्स का। अब इस केस में देखो क्या होता है ना, यहाँ पे केस उल्टा होता है। पैरेलल रेजोनेंस में आपका इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, इम्पीडेंस बिकम्स मैक्सिमम, इसमें उल्टा होता है, सीरीज रेजोनेंस का उल्टा होता है। अब अगर इम्पीडेंस मैक्सिमम बन गया तो करंट आपका मिनिमम हो जाएगा, करंट बिकम्स मिनिमम। और इसका कंडीशन क्या है, पैरेलल में लगाने के बाद इसका भी कंडीशन यही होगा कि किसी तरीके से आपका XL XC के इक्वल हो जाए, कंडीशन सेम है। यहाँ पे भी अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वही आएगा 1/2π√LC, क्योंकि कंडीशन सेम है ना, XL इज इक्वल टू XC, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही आएगा। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला सेम आएगा 1/√LC। बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना है आपको, ये सब तो सेम ही है कि पैरेलल के केस में, पैरेलल रेजोनेंस के केस में हम पैरेलल में लगाते हैं L और C, और दूसरी बात ये है L और C पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पे L हम जनरली R नहीं बनाते, यहाँ पे लगाते हैं। और इस केस में इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, करंट मिनिमम हो जाता है। तो अगर आप F और R का ग्राफ प्लॉट करोगे, सॉरी करंट और फ्रीक्वेंसी का, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वहाँ पे करंट मैक्सिमम ना होकर मिनिमम हो जाता है, करंट आपका मिनिमम होता है। मान लो ये मिनिमम करंट है तो करंट आपका मिनिमम हो जाता है। अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तब तो मिनिमम करंट आपका जीरो ही हो जाएगा सीधा। अगर रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत करंट होता है उसमें मिनिमम करंट जीरो नहीं होता है, पर मिनिमम होगा। अगर आपका पैरेलल रेजोनेंस होगा तो मिनिमम ही होगा। क्या मिनिमम होगा, करंट मिनिमम होगा। क्या मैक्सिमम होगा, इम्पीडेंस, ऑपोजिशन मैक्सिमम हो जाएगा। अब क्योंकि मिनिमम करंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आ रहा है तो बाकी फ्रीक्वेंसीज के लिए आपका जो करंट है वो इससे ज़्यादा ही होगा। ग्राफ पूरा उल्टा हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे ये जो सर्किट है वो किसी एक ही फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, उसके लिए करंट जीरो बना दे रहा है, मिनिमम बना दे रहा है, बाकी फ्रीक्वेंसी को पास होने दे रहा है। तो किसी एक ही को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको रिजेक्टर, एक के साथ क्या करता है उस हिसाब से हम नाम देते हैं इसको। ये किसी एक को रिजेक्ट कर रहा है इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। सीरीज रेजोनेंस में क्या हो रहा था, किसी एक को ही बस पास होने दे रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए हम उसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। समझ गए? तो ये आपका केस हो गया पैरेलल रेजोनेंस का। तो यहाँ पे सिनॉप्सिस थियरी पार्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब बाकी हम लोग क्वेश्चंस में मिलेंगे, जो भी कसर रहेगी वो क्वेश्चंस में पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स के MST CT रिलेटेड MCQs करेंगे। ठीक है, थैंक यू।